और वो 22 करोड़ ही जो है ना, वो ही उनसे वो नहीं हो रहे मैनेज। सर सोचे रोड पे बैठ जाते नमाज पढ़ने के लिए, रोड ब्लॉक करके। इतनी तो दादागिरी चल रही है उनकी, अब और क्या चाहिए उनको। आप सोचें कि 60 करोड़ मुसलमान होता अगर यूनाइटेड इंडिया में, तो उसने तो क्या एक्सप्लॉयट होना था, उसने तो एक्सप्लॉयट करना था। सर अभी भी कर रहे हैं। तो अभी भी कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। क्या पॉलिटिक्स खेली गई, जो उस वक्त जो लोग भारत में थे उनको ये बताया गया कि यहाँ रहना ठीक नहीं है और एक अलग मुल्क होना चाहिए। बेसिकली तो उसका जो क्रक्स था वो यही था कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। अब इसमें जो बेसिक कंट्रडिक्शंस है ना, वो अगर हम देखें तो जिन्ना साहब जब तक कांग्रेस में थे उस वक्त तक हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह सकते थे, इकट्ठे बैठ सकते थे, इकट्ठे बातें कर सकते थे। जब कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी तो फिर हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं बैठ सकते थे। कैबिनेट मिशन प्लान को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, यानी एक यूनाइटेड इंडिया में हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह सकते थे। जब उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया कांग्रेस ने, तो फिर यानी जब मुस्तरद हो गया तो फिर हिंदू मुस्लिम जो थे वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि जब पाकिस्तान बन गया और 11 अगस्त की उन्होंने जो तकरीर की, उसके मुताबिक हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह सकते थे। और फिर उन्होंने जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह गए थे उनको तलकीन की कि आप एक लॉयल सिटीजन के तौर पे इंडिया में रहें, यानी हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह सकते थे। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जब वो रिटायरमेंट का उनका जो प्लान था कि रिटायरमेंट के बाद वो बॉम्बे में जाके रहेंगे अपने उस घर में जो उन्होंने रखा हुआ था वहां पे, तो फिर यानी करोड़ों लोगों को ये कह के कि आप हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, उन्होंने वहां जाके हिंदुओं और गैर मुस्लिमों और सिखों और जैनों और बुद्ध मत के लोगों के साथ रहना था, यानी वो उनके साथ हिंदुओं के साथ रह सकते थे। तो अब मेरा सवाल ये है कि यार आप रह सकते थे या नहीं रह सकते थे, आप एक फैसला कर लेना। आप खुद तो रह सकते हैं, लेकिन करोड़ों पंजाबियों, बलोचों, सिंधियों और पख्तूनों को आपने यही कह के एजिटेट किया कि आप उनके साथ नहीं रह सकते। तो और फिर आप ये देख लें कि आज आज इंडिया में करोड़ों मुसलमान, 22-23 करोड़ मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के साथ रह रहे हैं। आप देखें, आप यूरोप अमेरिका में चले जाएं तो सबसे ज्यादा जो एक लोगों की आपस में जो कम्युनिटीज हैं, इंटरेक्शन होता है, वो हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों का होता है। यानी मुसलमानों का इतना इंटरेक्शन गोरों के साथ नहीं है जितना हिंदुओं और सिखों के साथ है। तो इकट्ठे रह रहे हैं, वो इकट्ठे खाते पीते हैं, इकट्ठे उनके फैमिली टर्म्स हैं, उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं बहुत। तो ये कहना कि जी इकट्ठे नहीं रह सकते, मैं तो समझता हूँ ये बुनियादी तौर पे नजरिया ही गलत है कि इंसानों को इंसानों से आप महज अकीदे की बुनियाद पे जुदा करते हैं। तो वो जो कंट्रडिक्शंस मैंने आपके सामने प्रेजेंट की हैं, आप देख लीजिए कि वो कोई मतलब दो कौमी नजरिया एक बड़ा एक भोंडा सा, एक बेजान सा नजरिया है। महज मजहब की बुनियाद पे लोगों को कहना कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते। हमारे क्रिश्चियन दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, हमारे पारसी दोस्त हैं, तो क्यों नहीं हम रह सकते भाई, किस लिए? तो ये मैं तो बिल्कुल समझता हूँ खोखला सा एक नजरिया है जिसका इस्तेमाल किया गया पावर गेन करने के लिए, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया में फिर आप वो पावर आप उस तरीके से एग्जर्ट नहीं कर सकते थे। तो आपको एक अलग टेरिटरी चाहिए थी जिसके लिए फिर आपने ये नजरिया इस्तेमाल किया। जी आरजू। सर कई लोग ये भी यहाँ पर कहते हैं कि, या कहा जाता है कि जी उन्हें तो मिस्टर जिन्ना को तो पावर की कोई उनको ख्वाहिश ही नहीं थी, इसलिए कि जी वो तो बीमार थे, उनको तो पता था कि मैं बीमार हूँ और ज्यादा टाइम नहीं है, तो फिर वो पावर क्यों लेंगे, जबकि आपने देखा कि उन्होंने
कई तरह की जो पोजीशंस थी वो अपने पास ही रखी हुई थी जब जी, पाकिस्तान बनाया गया। जी बिल्कुल, वो जब पाकिस्तान बना है, तो उस वक़्त वो मुस्लिम लीग के भी सदर थे, उस वक़्त वो स्पीकर भी थे, उस वक़्त वो प्रेज़िडेंट भी थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और गवर्नर जनरल भी थे। और सबसे बढ़कर ये कि बहैसियत गवर्नर जनरल वो कैबिनेट मीटिंग्स प्रिजाइड करते थे और खड़े-खड़े लियाकत अली खान की बेइज्जती कर देते थे। लियाकत, यू डू नॉट नो एनीथिंग, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के सामने। और रूल्स ऑफ बिजनेस ये थे कि अगर जिना कोई चीज प्रपोज कर रहे हैं और कैबिनेट अपोज कर रही है, तो जिना की जो प्रपोजल होगी वो ही ओवरराइड करेगी। यानी एक तरफ पूरी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर और दूसरी तरफ जिना, तो जिना जो कहेंगे वही बात फिर एक कानून की हैसियत इख्तियार करेगी और उसी के मुताबिक चला जाएगा। तो होते तो उन्होंने रखे, ताकत भी उन्होंने रखी, और बड़े वो डिक्टेटोरियल इंसान थे। वो अपने तौर पे फैसले करते थे और किसी को वो कुछ नहीं समझते थे। यानी वो किसी को भी, किसी कैबिनेट मिनिस्टर्स को सारे अपॉइंट भी उन्होंने किए थे। और लियाकत अली खान जो कि एक नाम नेहाद वजीर आजम थे, उनकी कोई हैसियत ही नहीं थी वहां। तो पावर तो उन्होंने रखी, और पावर तो वो रखना चाहते थे। और जो पूरी पाकिस्तान मूवमेंट चली और मुस्लिम लीग की जो जंग थी कांग्रेस के साथ, वो पावर की जंग थी, सारी पावर की जंग थी वो। अगर अगर लेट से कांग्रेस उनको कहती थी आपको हम गवर्नर जनरल बनाते हैं यहाँ पे पूरे यूनाइटेड इंडिया का, मेरा ख्याल है फिर कुछ और तारीख होती बड़े सगीर की। सर ये भी जी सुनने में आया था कि उन्होंने कांग्रेस से कहा था कि कोई पोजीशन का कि मुझे वो दे दीजिए, पता नहीं गवर्नर जनरल या किसकी, ना दिया तो मैं अलग कंट्री बना दूंगा। तो उन्होंने उसको उस बात को हल्के में लिया और उन्होंने कहा जा बना लो। जी जी जी, ये इस तरह की भी बात हुई थी, गालिबन प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने कहा था। और वो फिर कुछ कांग्रेस के अंदर काफी इस पे लहदे हुई थी। तो वो बहरहाल जब नहीं हुआ तो फिर उन्होंने कहा जी कि ठीक है, फिर अब हम अपना अलहदा, हम कहीं और बनेंगे गवर्नर जनरल। हालांकि देखिए ना, अब नेहरू भी गवर्नर जनरल बन सकते थे, और गवर्नर जनरल जो होता है वो अकाउंटेबल नहीं होता पार्लियामेंट को, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ही चोज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। गवर्नर जनरल जो है वो तो एक तरह का वॉइस राय हुआ ना, वो तो किसी को जवाब दे नहीं है, वो तो मलका का नुमाइंदा ना। वो तो किसी को कुछ नहीं समझता। तो उन्होंने फिर गवर्नर जनरलशिप प्रेफर की और वो गवर्नर जनरल बने, और उन्होंने फिर वो अपना वक्त उसी तरह गुजारा। जी आरजू। सर अजीब सी बात है कि वो कौमें जो कई सौ साल से साथ रह रही थी, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ में लड़ाई की या जंग की, 1857 की भी हमने जैसे देखा, और उसके बाद जब वो जंग जीत गए और उनको निकाल दिया अंग्रेजों को, तो उनको लगा कि आपस में नहीं रह सकते। मतलब ये चीज जो है, ये क्या अंग्रेज करके गए ये सब कुछ, जो अंग्रेज कहते हैं से ना डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज से पहले देखे ना, 800 साल हुकूमत की मुसलमानों ने। हम्म। उस वक्त तो रह सकते थे जब इक्तदार में थे। यानी जब तक आप इक्तदार में हैं, आपके पास पावर है, तो आप हिंदुओं के साथ रह सकते हैं। जब ये अंग्रेज के जाने का वक्त आया तो फिर आपने कहा यार कि ये तो फिर अब वो मेजॉरिटी में होंगे, हम माइनॉरिटी में होंगे, तो पावर फिर उनके पास होगी, हमारे पास नहीं होगी। तो फिर इन्होंने कहा जी हम नहीं रह सकते। पहले रह सकते थे, यानी आप ताकत में हैं तो आप रह सकते हैं, आप ताकत में नहीं है तो आप नहीं रह सकते। ठीक है जी। तो बेसिकली तो यही यही पावर पॉलिटिक्स थी वो, बेसिकली। तो वो पावर पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो उन्होंने फिर ये रास्ता इख्तियार किया जी कि इंडिपेंडेंट
स्टेट एक हो। हालांकि इकबाल ने इंडिपेंडेंट स्टेट की बात ही नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि कुछ रीजन्स जो हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाए। तो ये तो बाद में फिर इन्होंने वो एक घड़ा ना इंडिपेंडेंट स्टेट का पूरा एक वो नैरेटिव जो था, तो जिसके नतीजे में फिर ये मुल्क बना। अदरवाइज जो है वो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे ऑलरेडी 5-6 प्रोविंसेस में मुस्लिम वैसे ही मेजॉरिटी में थे, 40% रिप्रेजेंटेशन उनकी पुलिस और आर्मी में थी, वहां पे बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में थे वो। यानी यूनाइटेड इंडिया में जो मुसलमान थे वो एक स्ट्रांग पोजीशन में थे, वो अपनी टर्म्स मनवा सकते थे। यानी आप देखें ना, इंडिया में अभी आप देख लें कि मुसलमान जो हैं वो इतने 22 करोड़ हैं, और वो 22 करोड़ ही जो है ना वो ही उनसे वो नहीं हो रहे मैनेज। सर सोचे रोड पे बैठ जाते नमाज पढ़ने के लिए, रोड ब्लॉक करके। इतनी तो दादागिरी चल रही है उनकी, अब और क्या चाहिए उनको। वो देखे ना, वो इस वक्त मतलब हुकूमतों को वो सच्ची बात है वो ब्लैकमेल करते हैं वो। हाँ? और वो वहां पे बड़ी बड़ी पावर में है, यानी माइनॉरिटी में। तो आप सोचें कि 60 करोड़ मुसलमान होता अगर यूनाइटेड इंडिया में, तो उसने तो क्या एक्सप्लॉयट होना था, उसने तो एक्सप्लॉयट करना था। सर अभी भी कर रहे हैं। तो अभी भी कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। तो अब बात ये है कि ये एक तरह से मतलब ठीक हो गया कि वो बंगाली अपने और इंडियन मुस्लिम अपने और ये इधर वाले हैं वो डिवाइड हो गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जिन्ना साहब ने सोचा था कि टू नेशन थ्योरी से सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन सीन बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया। उनका प्लान था कि सेपरेट कंट्री बना के सब कुछ स्मूथ चलेगा, लेकिन रियलिटी देख लो, पाकिस्तान में तो इकॉनमी और हंगर गेम्स दोनों साथ चल रहे हैं। इमेजिन करो, जैसा कि जिन्ना ने करा होगा, कि नया पाकिस्तान एक जन्नत बनेगा, लेकिन बेचारे सिटीजन्स को ना तो रोटी मिल रही है और न कपड़ा, मकान तो दूर की बात है। मतलब प्लान था ए का, लेकिन आउटपुट क्या आया? -C। अब तो पाकिस्तानी आवाम भी सोचती होगी, भाई साहब ये हो क्या रहा है? उम्मीद स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट की थी, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान बन गया है सर्वाइवर। और इकोनॉमिक कंडीशंस की तो बात ही मत करो। सोच रहे थे कि दूध और शहद की नदियां बहेंगी, लेकिन मिला क्या? दूध तो दूर की बात है, पानी की भी दूर की बात है। और जिनको पानी मिल रहा है वो बिल भरने के लिए दुआ मांग रहे हैं कि हम बिल कैसे भरेंगे। मतलब हालत ऐसी है कि बजट प्लानिंग करने बैठे तो कैलकुलेटर भी डिप्रेशन में चला जाता है। और देश की इकोनॉमी की हालत ये है जैसे स्टॉक मार्केट का रोलर कोस्टर, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, बिना टिकट के फ्री राइड। और शायद जिन्ना अगर आज होते तो गूगल पे सर्च करते हाउ टू फिक्स अ कंट्री। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।